हेलो दोस्तों, मैं अमित सर। दोस्तों, मैं आज आपको जैसा कि बोला था कि मैं आपको 10 तारीख को आज़ादी की कहानी लेकर आऊँगा और आपको पूरा कहानी माध्यम से बताऊँगा, जो कि 1857 से 1885 तक की रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आपके लिए। ये कहानी ही नहीं, ये आपके समस्त एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। मेरा इस कहानी के बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि मैं आपको जागरूक कर सकूं और आप ये जान सके कि हमारे भारत की आज़ादी की कहानी वास्तव में है क्या, हमारा भारत कैसे स्वतंत्र और कैसे आज़ाद हुआ, उसके बारे में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आप अच्छे से सुनिए इस कहानी को और अपने भारत में जितने भी लड़ाई हुई हैं, जितने भी आज़ादी के लिए युद्ध लड़े गए हैं, उनके बारे में विशेष कर जाने कहानी के माध्यम से। और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं अपने कहानी की ओर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है स्वतंत्र और आज़ाद भारत, कहानी 1857 से 1885। तो दोस्तों, यहाँ 1857 की क्रांति से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ 1857 से पीछे की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर आज़ादी की बात आई है तो यहाँ पे मुग़ल में एक जो है शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। वो भी अंतिम शासक थे मुग़ल के। उनका बड़ा महत्व योगदान है भारत की आज़ादी में, स्वतंत्रता में। तो थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग अगर 1800 से पहले 1700 की बात करें तो उस समय मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ये रहा करते थे, और ये इनका बड़ा योगदान है भारत की स्वतंत्रता में। इन्होंने जो है जम करके अंग्रेज़ों से युद्ध किया था, लेकिन वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो युद्ध नहीं कर पाए। लेकिन ये युद्ध का नेतृत्व जरूर रहे थे। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था बख्त खां। इन्होंने काफ़ी सेना को इकट्ठा किया और युद्ध की लड़ाई में प्रोत्साहित हुए, और युद्ध जो है लगातार अंग्रेज़ों से लड़े, उन्हें पीछे भी ढकेल दिए। बहादुर शाह जफ़र दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे, और इन्होंने जो है अंग्रेज़ों का डट कर मुकाबला अपने समय में किया था। लेकिन जब वृद्ध हो गए थे तो ये पूरी लड़ाई बख्त खां पे छोड़ दिए, और बख्त खां अंतिम समय तक लड़ा था। लेकिन अंग्रेज़ों ने चालाकी दिखाई। दिल्ली के लाल किले पर उन्होंने तीनों ओर से घेर रखा था। लाल किले को तीनों ओर से घेर रखा था। हर एक हिस्सा था जिधर की बहादुर शाह भाग सकते थे, लेकिन अब उन्हें ये रातों रात नहीं पता था, बहादुर शाह को रातों रात नहीं पता था कि अंग्रेज़ हमें पहले से घेर रखे हैं। एक रणनीति रची गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। तो मैं बता रहा था कि दिल्ली के लाल किले को अंग्रेज़ों ने चारों ओर से घेर रखा था, वो भी रातों रात। ये बात बहादुर शाह जफ़र को नहीं पता थी, और अंग्रेज़ ये चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके बहादुर शाह के सैनिक न रहते हुए मैं दिल्ली पर जल्दी से कब्जा पा लूँ। और आखिर में यही हुआ भी। तो दिल्ली पे अंग्रेज़ों द्वारा जो है कब्जा हो जाता है, और बहादुर शाह को पेंशन दे करके दिल्ली पे कुछ समय के लिए से बैठा दिया जाता है कि अब आप बैठे रहिए, अब दिल्ली हमारी हो गई। लेकिन बहादुर शाह जफ़र हार नहीं मानते हैं। आखिर में इनका जो है फिर बाद में नेतृत्व होगा सैनिकों द्वारा। तो बाद में फिर जो है बहादुर शाह जफ़र चालाकी दिखाते हैं और युद्ध लड़ते हैं, लेकिन ये
उतने समय तक जो है युद्ध नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि इनके पास सेना नहीं थी, इसलिए ये मारे जाते हैं युद्ध में। और कुछ अंग्रेज़ों द्वारा कहा जाता है कि इन्हें वर्मा जेल में भेज दिया गया था, जो है म्यांमार। म्यांमार एक देश है, वहाँ पे एक रंगून है, रंगून इलाका, वहीं पे एक जेल है वर्मा, वहीं पे भेज दिया गया था इनको कैद करके। ठीक है, ये रहा बहादुर शाह जफर की कहानी। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आते हैं आगे। तो हम लोग बात अगर करें तो थोड़ा सा 1800 में ही आते हैं। ये तो आज़ादी की बात थी, इसलिए हमने बहादुर शाह जफर को जो है यहाँ पे लिया था। तो बात करें 1853 की, 1853 की, एक अंग्रेज़ शासक बैठता है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये दिल्ली की गद्दी, दिल्ली गद्दी कह रहा हूँ, ये जो है झांसी में बैठता है। कहाँ पे? झांसी में आता है। और इसने जो है डलहौजी ने पहले आते मान ही तो कई आविष्कार करा दिए, जैसे रेल होल बनवा दिया, 34 किलोमीटर लंबा इसका ट्रैक था जो है, और खंभों में तार खिंचवा दिया, ऐसे रेल के ऊपर जो तार जाता है उसने उसको खिंचवा दिया। और मुंबई टू ठाणे इसने रेल को चलवाया, मुंबई टू ठाणे इसने रेल को चलवा दिया, इसने रेल को चलवाया। इसी के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। तो इसका भी निगाह था कि झांसी मेरे कब्जे में आ जाए, और इसने कई अंग्रेजी गवर्नर जनरल को भेजा भी था कि झांसी जल्द से जल्द हमारे अंडर में आ जाए। तो इसने जो है झांसी को हड़पने के लिए कई लोगों को भेजा, जैसे कि मैं बात करूं विल्सन, दूसरा इसका भाई नेल्सन, ठीक है ना, विल्सन, नेल्सन और हैमिल्टन, इन 3 शासकों को भेजा इसने लड़ने के लिए। तो हुआ क्या, रानी लक्ष्मीबाई से इनका मुकाबला होता है, विल्सन, नेल्सन, हैमिल्टन का। तो तीनों लोग रानी लक्ष्मीबाई से जीत नहीं पाते हैं और इनका सर अलग हो जाता है तीनों का। ये तीनों ही आते मान ही झांसी में बहुत उत्पाद मचा दिए, बहुत ही ज़्यादा। तो तीनों टिक नहीं पाए, तीनों को जो है रानी लक्ष्मीबाई ने सर कलम कर दिया। विल्सन का टांग काट दिया, नेल्सन का आँख फोड़ दिया, और हैमिल्टन को जो है इसका गला रेत दिया अपनी तलवार से। तो रानी लक्ष्मीबाई का भी झांसी में बहुत तगड़ा शासन था, इन्होंने काफ़ी भी आज़ादी में लंबे समय तक युद्ध लड़ा। ठीक, तो अगर चौथा हम लोग बात करें तो एक शासक था हीरोज, अंग्रेजी शासक हीरोज था, और लॉर्ड डलहौजी ने इसे भेजा था, लॉर्ड डलहौजी ने इसे भेजा था। और लॉर्ड डलहौजी और हीरोज दोनों लोगों ने मिल करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। तो पहले हीरोज से पहले लॉर्ड डलहौजी षड्यंत्र रचा था। तो कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी को जो है झांसी की रानी जान से मारने जा रही थी, लेकिन तभी महारानी विक्टोरिया को पता चल गया। तो महारानी विक्टोरिया ने हीरोज को भेजा, और हीरोज ने महारानी को पीछे जो है खदेड़ दिया। तब लॉर्ड डलहौजी की जो हत्या नहीं होने पाती है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने फिर से जो है डलहौजी को मारने के लिए फिर गई, और इस बार उसका जो है अपने झांसी के किले के पास डलहौजी को कैदी बना करके मुंह में पट्टी बांध करके इसको ले आ करके ऐसे मार करके वहीं झांसी के पास दफना दी। तो डलहौजी यही एक ऐसा खतरनाक शासक था जो विल्सन, नेल्सन, हैमिल्टन और हीरोज जैसे शासकों को भेजता था। तो पहले डलहौजी को मारा गया जो है
डलहौजी का शासनकाल 53 से लेकर के 54 तक चला था। 54 तक चला था, 53, 54, 55, 56, इतना शासनकाल इसका चला था झांसी के अंदर, और इसकी जो है मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही हिरोज की बारी आती है, अब बचा हिरोज। हिरोज एक बहुत ही क्रूर जो है गवर्नर जनरल था, और ये कभी हार नहीं मानता था, हार कभी नहीं मानता था, ठीक है ना। तो हिरोज ही रानी लक्ष्मीबाई का कारण बनता है कब? 1857 ईस्वी में। लेकिन इतनी जल्दी नहीं मार पाता है, क्योंकि इसी समय जो है एक सैनिक जन्म ले लेते हैं जिनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे की बात करें तो ये एक सैनिक इनकी हुआ करती थी, 34वीं नेटिव फील्ड, 34वीं नेटिव फील्ड एक सैनिक रहा करती थी। तो इस सैनिक ने एक विरोध किया, और सैनिक कौन था? मंगल पांडे ने एक विरोध किया। क्या विरोध किया? कि ये पहली बात तो भर्ती था, और मंगल पांडे का एक मित्र था, उस मित्र का हमें नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने इस मंगल पांडे के मित्र को मार दिया। तो मंगल पांडे को आकर के बताया, मंगल पांडे का मित्र मंगल पांडे को आकर के बताया, तो हुआ क्या? तो मंगल पांडे को भी यहाँ जो है धमकी दे दिया गया। तो हुआ फिर इसके बाद क्या कि मंगल पांडे को बोला गया कि अब तुम इसे मारोगे, वो भी अपने बंदूक से। तो वो नहीं मानना चाहता, तो उसने बंदूक को फेंक दिया। तब क्या किए अंग्रेज लोग? मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिए। मंगल पांडे जी फिर छूटते हैं, तो फिर इन्हें एक बंदूक थमा दी जाती है, और बंदूक में यहाँ पे ऐसे गाय और सुअर की चर्बी जो है लगी होती है। तो मंगल पांडे इस बंदूक को छूने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ भी मंगल पांडे को काफ़ी इसी बंदूक से पीटा जाता है। तो मंगल पांडे ने गुस्सा करके उस अंग्रेज गवर्नर जनरल को गोली मार दिया। तो अंग्रेज गवर्नर जनरल को जब गोली मार दिया, तो अंग्रेजी सैनिक इसे मंगल पांडे को पकड़ करके फांसी दे दिए। कहा जाता है कि मंगल पांडे मरने से पहले रानी लक्ष्मीबाई का भी काफ़ी सपोर्ट किए थे। तो उसके बाद मंगल पांडे मारे जाते हैं। तो 1857 की क्रांति यही शुरुआत होती है मंगल पांडे से, और इसी में साथ साथ कौन चला रहा है? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे दोनों कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन एक साइड जो है उधर मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है, और इधर हिरोज जो है रानी लक्ष्मीबाई का पीछा नहीं छोड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ तक कि अपना किला भी छोड़ देती है। दामोदर राव को लेकर के, दामोदर राव को गोद ली थी, उनको ले करके जो है किले से घोड़ा कूद जाता है, और वो ग्वालियर की ओर निकल जाती हैं। और जैसे ही ग्वालियर पहुंचती हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई का एक सेनापति था जो कि बहुत ही खराब क्रूर था। उसका नाम था दुल्हाजो ने जो है एक ऐसा शासक था कि मैं क्या बताऊं, जीता युद्ध हरा देता था रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई जो भी अंग्रेजों के प्रति रणनीति रचती थी, ये दुल्हाजो जा करके सूचित कर देता था अंग्रेजी शासक से, और अंग्रेजी शासक से मिला था। अंग्रेजी शासक भी इसे लालच दिए रहते हैं, जैसे कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को लालच दिया गया था सिराजुद्दौला को मरवाने के लिए। वैसे ही जो है दुल्हाजो को भी लालच दिया जाता है
कि मैं तुम्हें झांसी का राजा नियुक्त कर दूंगा, तुम मेरा साथ दो। तो जो भी रणनीति रचती थी मारने के लिए अंग्रेजों को, तो ये जाकर के तुरंत सूचित कर देता था, और इसलिए वो इस रणनीति में असफल रहते थे। अब आखिर में हुआ क्या कि ये यहाँ तक किया गई, ग्वालियर भाग गई, और ग्वालियर में ही जो है फिरोज पकड़ता है, ग्वालियर में फिरोज पकड़ता है, और पकड़ने के बाद क्या कर देता है, रानी लक्ष्मीबाई का सर कलम कर देता है। और बात करें अगर रानी लक्ष्मीबाई की, तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है लड़ाई सिंह से, लड़ाई देवी एक महिला थी, उससे भी युद्ध हुआ था जो है झांसी की रानी का, तो उसको भी पराजित थी कई बार, लेकिन वो भी समझ गई थी और वो भी मिल गई थी साथ में। तो वो सब जो काल चल रहा था लड़ाई देवी का, वो विल्सन नेल्सन हैमिल्टन के शासनकाल में उस समय लड़ाई देवी जी थी, और वो भी अंग्रेजी के बहकाव में आ गई थी। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि अंग्रेज मेरे साथ गलत कर रहे, तो वो भी झांसी की तरफ मिल जाती है, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ मिल जाती हैं, और फिर युद्ध में शामिल हो जाती हैं। इस प्रकार वो भी युद्ध लड़ते लड़ते उसमें भी शहीद हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ 1857 की क्रांति में, तो महारानी लक्ष्मीबाई की तरफ से कौन कौन था, तो महारानी लक्ष्मीबाई जी की तरफ से नाना साहब, पेशवा, रघुनाथ राव, मोरपंथ और मराठा सब थे। सब लोगों ने मिल करके डट करके रानी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया युद्ध में, और रानी जी ने पता नहीं कितने अंग्रेजों का सर कलम कर दिया। जैसा कि मैंने अभी मुझे इलेक्शन बताया कि किसी का सर काट देती थी, किसी का हाथ काट, किसी का पैर काट देती थी, किसी का गला, तो इस तरीके से लड़ाई होती थी। तो अभी यहाँ तक की कहानी हम केवल मुगल से लेकर के झांसी की रानी 1857 तक का जिक्र किए हैं। अभी कुछ और बताना है कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे के मरते ही कौन कौन इस युद्ध में जो है भाग लेता है, कौन कौन इस युद्ध में भाग लेता है। हर जिले से हर कोई व्यक्ति भी इस युद्ध में भाग लेता है, लेकिन ये क्रांति क्यों सक्सेस नहीं हो पाई। चाहे तो इसी क्रांति में अंग्रेज भाग जाते, ये क्रांति क्यों नहीं सक्सेस हो पाई। इसलिए सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि जैसे ही हमारा विद्रोह चल रहा था, तो लखनऊ में चला, जिसकी अध्यक्षता या नेतृत्व तो बेगम हजरत कर रही थी। कानपुर से चला, जिसके नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। झांसी में चला, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी, ठीक है ना। तो इन सभी जगह युद्ध चला था, लेकिन ये सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये अलग अलग तारीख पे चला था। अगर सब लोग एक साथ हल्ला बोल देते तो शायद अंग्रेज फिर इतना कंट्रोल ना कर पाते और भाग जाते। तो इसलिए जो है ये 1857 की क्रांति असफल रही। अभी मैं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने अभी आपको यहाँ पे मंगल पांडे और विद्रोहियों के बारे में कुछ बताया था। तो एक बार हम वो विद्रोहियों को शामिल कर देते हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और उन गवर्नर जनरल को भी शामिल कर देते हैं जो विद्रोहियों के समय थे। असल बात, ये विद्रोह की भावना लोगों में कहाँ से आई। ये विद्रोह की भावना लोगों में जब मंगल पांडे जैसे लोग मारे गए, उन्होंने पहले ही एक मर्डर कर दिया, तो लोगों को लगा कि कोई ना कोई तो हमारे लिए या हमारे पक्ष में सही गलत का हिसाब कर रहा है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इधर रानी लक्ष्मीबाई भी तो काफ़ी समय से, लंबे समय से लड़ रही थी। लोगों को उसी समय इनका जो है नींद खुल जाना चाहिए था। तो लोगों का नींद कब खुलता है? जब जो है युद्ध काफ़ी विकराल बढ़ता जाता है, तब धीरे धीरे लोग जागते रहते हैं। अगर ये लोग इकट्ठे जाग जाते या इकट्ठे ही रणनीति बना करके हवा बोल देते, तो शायद ही युद्ध अपने अंडर में आ जाता और अंग्रेज़ों को भागना पड़ता युद्ध छोड़ करके।
तो चलते हैं देखते हैं कि हम लोग 1857 की क्रांति में विद्रोह कहाँ कहाँ से हुए थे। जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई का झांसी से 1853 से ही चला आ रहा था। अभी मैं रानी लक्ष्मीबाई का कुछ डिटेल आपको बता दूंगा, तो थोड़ा सा मैं बता भी दे रहा हूँ। राइट, पहले रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अपनी डिटेल से जान लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है 19 नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर को झांसी के अंदर हुआ था। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका और इनको लोग मनु करके बुलाते थे। कहा जाता है कि 7 साल की अवस्था में इनका जो विवाह हो गया गंगाधर राव से। गंगाधर राव से विवाह हो गया और उस समय इन्हें युद्ध की कोई भी नीति नहीं मालूम थी। धीरे धीरे ये अत्याचार को बढ़ते हुए देखें अंग्रेजों का, तब इनकी नींद खुल गई और ये तलवार लेकर के रणनीति में आगे आ गई और इस तरह से इन्होंने आगे आकर के अंग्रेजों को सबक सिखा दिया। और जैसा कि हीरोज से इन्होंने काफ़ी डट कर मुकाबला किया था। हीरोज कह भी दिया था जो है झांसी रानी को कि कहा था कि मैंने इस तरह की सुंदर और साहसवान औरत को मैंने नहीं देखा, जो 100 सालों से युद्ध या काफ़ी लंबे समय से युद्ध की रणनीति से लड़ते चली आ रही है और मेरे कितने अंग्रेजी शासकों को मार दिया। तो हीरोज जो है रानी लक्ष्मीबाई को मारने के बाद ये शब्द कहता है और इसी ने ही रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा था। जैसा कि आप लोग बोलते हैं खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये मर्दानी शब्द हीरोज ने कहा था। ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति में जैसे विद्रोह फैला मंगल पांडे के फांसी देने के बाद, तो सब मेरठ से और सभी जिलों से जो है सब सैनिक आगे आ रहे थे धीरे धीरे लड़ने के लिए। अगर यही सैनिक एक साथ आते तो शायद हमारा भारत पहले ही स्वतंत्र आज़ाद हो गया होता, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं किए। ये लोग एक एक महीना 20-20 दिन पे इनकी नींद खुल रही थी, इसलिए जो अंग्रेजी शासक थे इनके विद्रोह को हमेशा दबा देते थे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे दिल्ली में, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, मैं इनकी कहानी आपको बता चुका हूँ। ये भी लड़े थे, इनके साथ कोई उस समय नहीं खड़ा हुआ था, इसलिए इनका भी विद्रोह दब गया। उस समय इनके विद्रोह के समय अंग्रेजी शासक कौन था? तो इनके विद्रोह के समय अंग्रेजी शासक निकलसन और हडसन था, जो इनके विद्रोह को दबा करके इन्हें पेंशन दे करके दिल्ली गद्दी पे बैठा दिया। अगर मैं बात करूँ कानपुर में, तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ये नेतृत्व कर रहे थे युद्ध का, और उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कैंपेबल था, जो लगातार अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भेज रहा था। बात करें तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे जो है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तलवार सिखाने वाले थे। ठीक है ना, इन्होंने ही तलवार चलाना सिखाया था। और इनके जो है बचपन का नाम है रामतनु पांडे या रामचंद्र पांडे। कहा जाता है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज मार देता है, तो ये तात्या टोपे भाग जाता है नेपाल, और नेपाल में जा कर के जो है किसी खेती बाड़ी करने वाले के यहाँ रुक जाता है। तो कोई जो है वहाँ का इंसान या व्यक्ति सूचित कर देता है, तो अंग्रेज का सिपाही आता है और गवर्नर जनरल भी साथ में रहता है, तात्या टोपे को वहीं मार दिया जाता है। तो तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई झांसी के काफ़ी लंबे समय तक लगे थे। बात करें लखनऊ से बेगम हजरत और बिरजिस कादर, इन्होंने भी काफ़ी जब देखा कि यहाँ सब जगह विद्रोह हो रहा है, तो इन्होंने विद्रोह भी करना शुरू कर दिया और युद्ध लड़ा भी। और उस समय कैंपेबल था, जो कि इनका भी युद्ध सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि बता दिए ये लोग टाइम से नहीं लड़े थे। 20 दिन 15 दिन 1 महीना अंतराल पर लड़ रहे थे। इतने टाइम पे नहीं लड़ा जाता है, युद्ध होता है तो सबको एक साथ हावी हो जाना चाहिए, दबा देना चाहिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका तो भाई मैं बात ही ना करूं, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। 19 नवंबर 1828 ईस्वी में। इनका शासनकाल जो है काफ़ी लंबा तक चला था। 1858 ईस्वी में ये जा कर के मरती हैं, हीरोज के काल में, गवर्नर जनरल हीरोज के काल में मरती हैं। वो भी ग्वालियर पहुंच करके
मरती हैं। ठीक है ना। इलाहाबाद से बात करें तो इलाहाबाद का एक बंदा था लियाकत अली, इसके काल में गवर्नर जनरल कर्नल नील था और यहाँ भी काफ़ी भयानक इन्होंने युद्ध डटकर लड़ा था। कहा जाता है कि इलाहाबाद में जो एक घोषणा पत्र आया था जिसको लॉर्ड कर्जन ने मिंटू पार्क में बैठ कर के पढ़ा था। लॉर्ड कर्जन ने उस घोषणा पत्र में लिखा क्या था कि अब कंपनी का शासन भारत के अंदर समाप्त होगा और ब्रिटिश शासन चलेगा। अब ब्रिटिश शासन का रूल रहेगा और इस रूल पर भारतीय लोग काम करेंगे। जो इस रूल को नहीं मानेगा उसे हम दंड देंगे। तो इन्होंने महारानी विक्टोरिया ने सिविल दंड संहिता बना दिया था और उसी के मुताबिक IPS की धारा लगा करके सबको सज़ा दे रही थी। तो महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में बहुत विकार हुआ था। अभी उसकी चर्चा बाद में करते हैं। बात करें अगर जगदीशपुर में तो कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दो भाई थे। ये लोग जो है विद्रोह कर रहे थे और उस समय गवर्नर जनरल विलियम टेलर और विसर था, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं बना, मारे जाते हैं। बात करें बरेली से तो बरेली से खान बहादुर खां और कर्नल नील उस समय गवर्नर जनरल था। ये भी इनका भी युद्ध सक्सेस नहीं हो पाता है। फैजाबाद से बात करें अहमदुल्ला खां और उसमें गवर्नर जनरल था जनरल रेंडर था और ये भी युद्ध को दबा देता है। फतेहपुर इसमें अजीमुल्ला है और रेंडर भी उस समय था। तो ये सब जो है 1857 की क्रांति के समय इन्होंने काफ़ी डटकर जो है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मुकाबला किया था, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पाया जैसा कि मैंने बताया। तो अभी एक इसकी लहर आगे उठेगी जो कि हम बता दें 1884 से उठेगी इसकी लहर। इस आज़ादी की लहर 1884 से उठेगी। अब इससे पहले 1858 से लेकर के यहाँ पर कुछ कार्य किए जाएंगे अंग्रेज गवर्नर जनरल के कारण। तो अंग्रेज गवर्नर जनरल के कारण 1858 से लेकर के कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे, कुछ कार्य किए जाएंगे, अखबार जैसे छपता है उसके प्रति काम किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को हम अभी डिटेल में चर्चा करते हैं। अब फिर 1884 में लोगों की फिर से एक बार नींद खुल जाती है, वो भी कलकत्ता विश्वविद्यालय से छात्रों द्वारा। और छात्र में कौन कौन शामिल था? वही जो आज युद्ध में मारे गए हैं आज़ाद भगत सिंह, उधम सिंह, ठीक है ना, और भी जैसे बहुत चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत बड़े बड़े, ये सब उसी कॉलेज पढ़ते थे। इनको जागृत कौन किया है अभी आगे चल कर के हम बताते हैं। तो पहले इतना आज़ादी की एक लहर हो गई, अब दूसरी लहर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले दूसरी लहर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ अंग्रेजों के कार्य कर्तव्य बता देंगे। और दूसरी लहर की भावना जहाँ छूटी है पूरा 1947 तक का एक बार में ही लपेट देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं, बड़े विस्तार से लेकर चल रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए यहीं तक। अभी सेशन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको अभी विद्रोह के बारे में बता चुके हैं, अब यहाँ पे 1857 तक विद्रोह चला और 1858 में ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि हम बताए थे कि महारानी विक्टोरिया का शासनकाल चलेगा जो है भारत के अंदर, और अर्थात हम ये कह सकते हैं ब्रिटिशों का शासनकाल चलेगा और अंग्रेजी कंपनी का अब शासन यहाँ नहीं चलने वाला। तो 1858 में यहाँ पे कुछ शासन टाइट किया जाएगा। अब विद्रोह यहाँ पे ख़त्म। इस समय यहाँ पे भी कोई विद्रोह नहीं है ऐसा। अगर विद्रोह होता भी तो छोटा मोटा विद्रोह होगा, यहाँ पर भी कोई विद्रोह नहीं होने वाला है। यहाँ पे अभी महारानी विक्टोरिया अब संभालेंगी भारत को, अंग्रेजी शासक को हटाएंगी, ठीक है ना। तो इनका शासनकाल चलेगा महारानी विक्टोरिया का, और ये क्या क्या करवाएंगे वो देखिए। अभी एक प्रकार से मान लीजिएगा थोड़ा निर्माण प्रक्रिया चलेगी, कुछ नियम कायदे आएंगे, उसी नियम से भारतीयों को काम करना है। अगर जैसे कि मैं कोई नियम बनाता हूँ, अगर ये नियम सही है तो हमारा नियम भारतीयों को अच्छा लगेगा। यदि मेरा नियम सही नहीं है तो इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि भैया लोग विरोध करेंगे जो है हमारे ऊपर। तो वही काम फिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं नियम में गड़बड़ी आ जाती है, तो लोगों को लगता है ये गलत चीज़ है,
तो फिर से एक विद्रोह की भावना उड़ जाती है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा हम निर्माण प्रक्रिया सब कुछ देख लें क्या क्या हो रहा है। आज मैं आपको बता दूं, जितना भारत के अंदर जो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो भी बना हुआ है, ये सब ब्रिटिशों का है, ठीक है ना, सब ब्रिटिशों का बनाया हुआ है। क्रांति के बाद जब मामला सब खत्म हुआ था, तो जो खाली टाइम पे था यही सब किया गया कार्य। जितने भी कॉलेज वगैरह बने हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जितना बना है सब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा फिर से कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 1858 का, तो मैं बता दिया कि महारानी विक्टोरिया का शासनकाल आया है, अब वो चलाएंगे भारत को अपने अंडर में। तो 1859 में हुआ क्या कि कुछ जो है जंगली आदिवासी जो कि अपने खेतों में नील की खेती कर रहे थे, तो वहाँ पर भी ये टैक्स नहीं देते थे। तो इन आदिवासियों को डंडे से पीटा गया और नील की खेती पर रोक लगा दिया गया। और ये कहाँ से विद्रोह उठा था? बंगाल से, पश्चिम बंगाल के इलाके से विद्रोह उठा था, जिसका जिक्र कौन कर रहे थे? दीनबंधु मित्र। इन्होंने नील दर्पण नामक पुस्तक जो है उसमें पूरा नील की खेती का जिक्र किया हुआ है दीनबंधु मित्र ने, कि कैसे कैसे क्या हुआ था। उसके नेता कौन थे? दिगंबर और विष्णु विश्वास। ये नील विद्रोह के नेता थे कि करो मैं हूँ आगे, लेकिन इनको भी पछाड़ के अंग्रेजों द्वारा मार दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। तो 1860 में बात करें, यहाँ पे नील की खेती वाला ही मामला था। 1861 की बात करें तो अब इंडियन उच्च न्यायालय की जो स्थापना हो गई, अधिनियम पारित हो गया। अब कहाँ कहाँ पे हो गया? मुंबई प्रांत में, कलकत्ता, मद्रास, इन सभी में जो है हाई कोर्ट बन गया। हम बताए थे ना कि क्रांति जैसे ही समाप्त होगी, खाली टाइम बनेगा तो नियम कानून और हाई कोर्ट सब बना जाएगा। तो ये सब जगह यहाँ पे बन चुका है। और 1862 की बात करें तो लॉर्ड एल्गिन जो है ये वायसराय बन करके आता है। देखिए 1857 से पहले जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, 1857 से पहले गवर्नर जनरल रहा करते थे, और 1858 के बाद वायसराय बन करके आए थे। जैसे कि मैं 1857 की बात करूँ तो पहला जो है अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था, और वे वायसराय बन करके 1858 में आया। और उसी ने सबसे पहले जो है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा पत्र को पढ़ा था और सबको बताया भी था, और उसी के हिसाब से काम भी हो रहा है। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, निर्माण प्रक्रिया। तो लॉर्ड एल्गिन फिर आया वायसराय बन करके 62 से 63, और इसने जो है क्या किया? बहुत अच्छे कार्य किया, ठीक है ना। तो इसी में होता क्या है कि बहावी आंदोलन इसी के समय शुरू हो जाता है। अब बहावी आंदोलन क्या है? ये कुछ कार्य में गड़बड़ी कर देता है, सामाजिक कार्य करता है लोगों के लिए, लेकिन लोगों को लगा कि ये कहीं ना कहीं चालाकी दिखा रहा है हमसे, इसलिए इसने जो है सामाजिक कार्य सही से नहीं किया, लोगों को सही से न्याय नहीं दिया। तो सामाजिक न्याय के लिए लोगों ने अपनी मांग रखी, उनकी मांग को पूरा नहीं किया, तो लोगों ने क्या किया? बहावी आंदोलन बिहार में शुरू कर दिया, ठीक है ना, बिहार में शुरू कर दिया। जितने भी विद्रोह हुए थे सब उत्तर भारत के उत्तर इलाके में हुए थे, जैसे कि बिहार, पंजाब, बंगाल, यही सब ज़्यादा विद्रोह हुआ करते थे। अरे रुकने का नाम ही ले लेते थे, बीच बीच में हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गलती थी। अगर आपने रूल बनाया तो उस हिसाब से चलिए। तो बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? विलायत अली और इनायत अली। ये दोनों लोग जो है इसको विद्रोह को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे, सही कार्य के लिए हो रहा था। 1865 की बात करें तो 1862 इसमें एक और हो गया था। 1863 में 63-64 में एक मुंडा विद्रोह हो गया था बिहार में, मुंडा विद्रोह, जिसके अध्यक्ष बिरसा मुंडा थे। और ये अध्यक्ष जो है बिरसा मुंडा अध्यक्षता इसकी कर रहे थे, और ये काफ़ी लंबे समय तक ये भी चला था। अगर बात करें 1865 में भारत व यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हो गई थी। भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हो गई थी। तो यहीं पर इलाहाबाद, अब 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अब स्थापना हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। देख लीजिए
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना बहुत लोगों को नहीं पता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है 1869 से लॉर्ड मेयो का शासनकाल आता है, और यहीं से गांधी जी का जन्म हो जाता है गुजरात के अंदर, यहीं से। तो लॉर्ड मेयो क्या करता है? यहाँ सबसे पहले आते मान ये जो है सर्वेक्षण करवाता है। क्या करवाता है? सांख्यिकी सर्वेक्षण, सभी का जो है छानबीन करवाता है। और छानबीन की बात करें तो ये जनगणना भी करवाया था छानबीन के मामले में। सर्वप्रथम जो है जनगणना शुरू हुई थी तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और इसका शासनकाल 69 से 72 तक था। तो जनगणना जो है, पहली जनगणना भारत के अंदर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है ना? इसने भी अच्छा किया है जनगणना करवा करके। 1872 की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं इसके कार्य में फिर गड़बड़ी दिख गई, तो लोगों ने जो है क्या कर दिया? कोका विद्रोह कर दिया। क्यों गड़बड़ी दिख गई? क्योंकि इसने जो है गाय भैंसों को मरवाना शुरू कर दिया था मतलब का, जो कि गाय हमारी माता दूध देती थी, उससे क्या दुश्मनी थी यार, तुम मार रहे थे, बताओ। तो लोगों ने क्या कर दिया? कोका विद्रोह कर दिया। इसके नेता कौन थे? रामचंद्र जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से उठा था? पंजाब से। इसमें गाय की हत्या जो है ये लोग कर रहे थे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, इसलिए जो है यहाँ पे विद्रोह हुआ, कोका विद्रोह। इसके बाद हमारा जो है आगे का टॉपिक आएगा 1875। यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी आएंगे। कौन आएंगे? दयानंद सरस्वती जी। और ये जो है दयानंद सरस्वती, ये क्या करेंगे? ये एक कविता लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश और वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो सबको जो है प्रेरित करते हैं, और उस प्रेरणा के माध्यम से लोगों को सुझाव देते हैं कि अब तुम लोग जाग जाओ, क्योंकि तुमने जितने भी विद्रोह किए हैं सब विद्रोह को दबाया जा रहा है, तुम्हारी एक भी नहीं सुना जा रहा। तुम लोग जागो फिर से, तुम लोग जागो फिर से। तो आगे कहानी अभी और आपको बताया जाएगा। जैसा कि हम आपको बताए थे अभी कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी आते हैं और सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं और वेदों की ओर नारा जो है देते हैं, वेदों की ओर लौटो। तो वो तो ठीक था, लेकिन एक तरफ अपना जो है दयानंद सरस्वती जी प्रचार कर रहे थे, लोगों को प्रेरित कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो इधर जो है एक तरफ विकास हो रहा था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना, और अपने हिंदू भाइयों द्वारा। ऐसे बात करें मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये विकास हो रहा है अलीगढ़ में, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये धीरे धीरे लोगों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोला जा रहा है। और हम बताए थे कि 1857 की क्रांति में जब क्रांति समाप्त होगी तो महत्वपूर्ण कार्य होंगे, और कार्य हो भी रहा है, ठीक है ना। जैसे कि बात करें हम लोग 1876 की, तो उसमें जो है लॉर्ड लीटन आता है, इसे लोग ओवन मेरिडिथ कहते हैं, ओवन मेरिडिथ के नाम से जानते हैं। और इसका शासनकाल 1876 से 80 तक चलता है। और इसी के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया जी को जो है एक उपाधि दी जाती है, केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में एक जो है वायसराय है, भारत का वायसराय है, ठीक है ना। मैं बताया था 1858 के बाद जितने आएंगे सब वायसराय रहेंगे, ये वायसराय है। और इसी के शासनकाल में जो है महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि जो है दी जाती है, वो भी दिल्ली दरबार के अंदर। दिल्ली में लोगों का दरबार लगा था, वहीं पे जो है महारानी विक्टोरिया की तारीफ की जा रही थी। देखिए, एक तरफ जहाँ तक है महारानी विक्टोरिया अच्छा काम भी कर रही थी, लेकिन वो बोल दी थी कि मेरे अंडर में ही रहेंगे सब कोई, मेरी ही बात मानेंगे, तो लोगों को स्वीकार था और लोग खुश भी थे। इसलिए इनको खुशी के मारे जो है लोगों ने केसरे हिंद की उपाधि दे दी, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला
1876 से 78 मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल, मतलब सूखा पड़ गया एक प्रकार से, और सबकी खेती बाड़ी सब खत्म मामला, सूखा पड़ गया। देखिए सूखे में 50 लोग से अधिक मर गए, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक लोग मर गए, अकाल पड़ा। कब? 1876 से 78 में अकाल पड़ गया, लोग मर गए। तो उसके लिए जो है महारानी विक्टोरिया ने लॉर्ड लिटिन को कहा कि इसके लिए तुम एक अकाल आयोग बनाओ और इसमें कुछ लोगों को सहायता प्रदान करो, और जितने लोग जीवित थे उनको थोड़ी मदद मिल रही थी लॉर्ड लिटन द्वारा महारानी विक्टोरिया के कहने पर। 1868 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। ये क्या है? वर्नाकुलर पैक्ट एक्ट क्या होता है? तो देखिए, एक समाचार पत्र था, इसमें समाचार पत्र केवल इन अंग्रेजों के माध्यम से छपता था, और भारतीयों का जो समाचार पत्र था उन्हें बोल दिया गया था कि आप बिना हमसे प्रकाशित कराए नहीं बंटवा सकते हैं, आपको समाचार पत्र छाप करके मेरे पास ले आकर के इसे प्रकाशित करवाना है, तब बांटना है। जो कि प्रेस पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, आपको पता है प्रेस अपने मर्जी से कार्य करता है, फिर भी ये अपने अंडर में प्रेस को ले ली थी, तो इस पर प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था, प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया था। और सिविल सेवा की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष की गई। और सिविल सेवा क्या है? ये पढ़ाई होती थी अधिकारी लेवल की, उसकी पढ़ाई को जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। 1878 से 80 की बात करें तो यही आंगल युद्ध हुआ था, और जो कि हम जानते हैं आंगल युद्ध एक ठो बहुत पहले से चला आ रहा था। आंगल युद्ध 1838 से 42, ये आंगल युद्ध एक ठो पहले से चला आ रहा था, लेकिन यहाँ तक कि आंगल युद्ध दोबारा हो गया, जिसे हम लोग अफगान युद्ध बोलते हैं, वो दोबारा हो गया। कब? 1878 से 80 में, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अब 1880 से 84 फिर लॉर्ड रिपन आता है, ठीक है ना, और लोग कहते हैं कि ये लॉर्ड रिपन बहुत सही गवर्नर वायसराय है, ठीक है ना, क्योंकि इसे लोगों ने लोकप्रिय कहा, ये अच्छा काम कर रहा था। इसने आते मान ही प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया, प्रेस पर जितना प्रतिबंध लगा था अखबार छापने वाला सबको हटा दिया, और लोगों ने फिर से पत्र छापना शुरू कर दिया, ठीक है। इसका कार्य क्या था? पहला तो कार्य इसने यही किया कि प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया। स्थानीय स्वशासन का जनक इसे ही माना गया, स्थानीय स्वशासन का जनक इसे ही माना गया। और नियमित जनगणना फिर से हो गई इसके शासनकाल में, वहाँ एक जनगणना थी, यहाँ नियमित जनगणना 1881 में इसके शासनकाल में हुई, ठीक है ना। तो यहाँ का अभी व्यवस्था किया जा रहा है, अभी कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध कब होगा? जब 1884 में, जब लॉर्ड डफरिन के समय जब एक विवाद होगा कॉलेज के अंदर, तो वहीं से जो है दादा भाई नौरोजी लोग विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, और कलकत्ता में तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में एक फूट फिर से लहर उड़ जाती है। तो वहाँ से एक अलग से युद्ध फिर चालू होगा, अरे चलेगा। तो ये भी कोई युद्ध नहीं चल रहा है, यहाँ थोड़ा मोटा बहुत युद्ध हुआ, तो ये दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा, कोई युद्ध नहीं है ये बहावी आंदोलन, कूका आंदोलन, कूका विद्रोह, ये सब कोई युद्ध थोड़ी है, ये सब तो फर्जी जो है छोटा मोटा था, लोग मांग रख रहे थे तो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए इन सभी युद्धों को उतना नहीं देखा गया। आगे हम बात करें तो यहाँ पे 1881 तक में नियमित जनगणना हो गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है 1882 में हंटर आयोग आता है, हंटर आयोग, ठीक है ना। 1882 में क्या आता है? हंटर आयोग आता है। और ये हंटर आयोग क्या है? भारतीय शिक्षा नीति, इसके अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा की एक नीति बनाई गई, उनको विद्यालय में पढ़ाने के लिए, जैसे कि कलकत्ता फोर्ट विलियम विश्वविद्यालय पहला बना था, ठीक है ना, कलकत्ता के अंदर। ये सब जो है यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद इल्बिट
1883 में इल्बर्ट विवाद आया। क्या आया? इल्बर्ट विवाद आया 1883 में। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें ये क्या है इल्बर्ट विवाद। इल्बर्ट विवाद क्या है? इसमें अंग्रेज़ों ने बोला भारतीयों से कि यहाँ भी जितने वकील हैं या शिक्षित लोग हैं, ये यूरोपियों के पक्ष में कभी भी कार्रवाई नहीं करेंगे, यूरोपियों का साथ नहीं देंगे, उनके पक्ष से नहीं लड़ेंगे और उनकी सुनवाई में आप नहीं शामिल होंगे, वो अपना स्वयं लड़े। ये है इल्बर्ट विवाद 1883 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुंच आते हैं 1884 और ये लास्ट स्टेज है जहां से युद्ध की घोषणा होगी। तो हम लोग 1884 से अब यहाँ से युद्ध का लेवल उठेगा और हम लोग यहीं से चलेंगे अब डायरेक्ट 1947 तक। और यहाँ की कहानी और 1947 तक में दीर्घ कहानी होगी और बहुत मज़ेदार कहानी होगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये अभी था किंग कर्तव्य किए गए कार्य, और इसमें तो हमको लग रहा है शायद मज़ा नहीं आया होगा। अभी जब इसके बाद से जब हम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय चलेंगे कोलकाता के 1884 में दादा भाई नौरोजी एक कांग्रेस पार्टी का गठन होगा। उसमें लॉर्ड डफरिन जो है आएगा गवर्नर जनरल के रूप में, वायसराय के रूप में। तो वहाँ से कहानी विशेष होगी जी। ठीक है ना। एओ हुम जब आएंगे, दादा भाई नौरोजी, तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष, यहाँ से जो है अधिवेशन स्टार्ट होगा, लड़ाई दंगा शुरू होगा। एक अलग से ही लहर देखने को मिलती है आज़ादी की, स्वतंत्रता की। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।